पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने राष्ट्रपति आपको कंप्लीट करा दिए। हमारे पिछले लेक्चर में हमने आपको प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करके दिया। इतने सारे डाइवर्स एंगल से हमने उसे अप्रोच किया कि अब आपका क्वेश्चन चाहे प्रिलिमिनरी में आए या मेंस में, इंटरव्यू में, वो तो कभी छूटेगा नहीं। वो तो चलो बहुत पीछे की बात होती है, हम उस पर फोकस इतना करते भी नहीं। एक सार्थक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपका जीवन उपयोगी हो जाएगा, ये हम आपसे वायदा करते हैं अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा तो। क्योंकि एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर आपको बनाना ही सिलेबस का कर्तव्य है, ठीक है। और एबल एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो परिस्थितियों पर विचार करे और अपने विवेक के अनुकूल चलते हुए संविधान की मर्यादा की पालना करके समाधान प्रदान करे, वही एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने प्रेसिडेंट का चैप्टर खत्म किया, अब हमें क्या पढ़ना है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जाएं तो हमारी कंट्री का जो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है वो वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है। तो फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस कौन सा है? प्रेसिडेंट। और फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिसर भी फिर कौन हुआ? प्रेसिडेंट। तो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट। कैसे ये पता लगता है आपको? जो हमारी कंट्री में ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है, जिसे हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो प्रेसिडेंट की है, सेकंड उस प्रेसिडेंस के ऑर्डर में वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है जी। जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ये किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पर मॉडल्ड है? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पर मॉडल्ड है। तो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पे ही मॉडल्ड है। उससे प्रेरणा लेता है या उससे मेल खाता है, लेकिन उससे हमारे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की एक भिन्नता भी है। जैसे हमने हर चीज़ को समझा है किसी अलग अलग कंट्री के पॉलिटिकल सेटअप में वो कैसे वर्क कर रही है, तो हमने उस चीज़ को फिर यहाँ पर यूटिलाइज़ किया। लेकिन हमने हमारी डाइवर्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे थोड़ा परिवर्तित भी किया, तो वो हमने यहाँ भी किया। ओके, तो ये चीज़ है। बट अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कहीं तो ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पर मॉडल्ड है। ओके, वो कई कारणों से है, वो भी आपको समझ आ जाएगा ये कैसे होता है। अब हम आते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट चुने कैसे जाते हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव पता है तो वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। इलेक्शन कैसे होते हैं, तो जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, वैसे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इससे ये प्रमाणित हो गया है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट के भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। मतलब जनता सीधे वोट नहीं डालती है प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। इनके इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं और वोट डालने वाले मेंबर जहां जाके बैठते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज है। जहां पर वोटर्स बैठे हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज है। क्लियर हो गई बात? और मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है? मेथड वही जो प्रेसिडेंट के समय में यूज़ होता है। वो कौन सा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। प्रेसिडेंट के चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से समझाया है, वाइस प्रेसिडेंट में भी वही चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज को कौन कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर कौन है, कंपोज कैसे होता है, कौन कौन आकर के उसमें बैठते हैं? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं इसमें। इससे अब हमें दो कंक्लूजन्स मिली। पहली चीज़, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आप देखें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंपली मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज लिखा, मेंशन नहीं किया है कि इलेक्टेड या नॉमिनेटेड। इसका मतलब बोथ, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। तो बोथ मेंबर्स, राज्यसभा लोकसभा के बोथ, इलेक्टेड भी एंड नॉमिनेटेड भी, बोथ मेंबर्स। तो कंप्लीट मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा वो पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसका रीज़न समझ लीजिए आप, सिंपल सा रीज़न है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर इसलिए नहीं क्योंकि प्रेसिडेंट ही तो नॉमिनेट कर रहे हैं उनको, वो प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट कर रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट तो उन मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या इशू है अगर वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएं? थोड़ा इलेक्शन में पार्टिसिपेशन और लार्जर हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। सो कभी भी गलती, ये लॉजिक दिया ताकि अब आपको हमेशा याद रह जाए। पहले आपको फैक्ट बताया, अब आपको एक लॉजिक दिया।
लॉजिक ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा लोकसभा के नहीं आ सकते क्योंकि खुद प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर के साथ साथ नॉमिनेटेड भी आ सकते हैं, क्योंकि जब वाइस प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों ना उन्हें इलेक्शन में शामिल किया जाए। ओके, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंपल रूल है, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर। पहला कंक्लूजन ये आया। दूसरा कंक्लूजन ये आ गया कि स्टेट असेंबलीज के मेंबर यानी कि एमएलएज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने देखा था एमपीज के साथ साथ एमएलएज भी वोट करते हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स में लोअर हाउस अगर है, विधानसभा जो है, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधान परिषद के मेंबर इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों ही हो नहीं करते, विधानसभा के करते हैं, विधानसभा के भी नॉमिनेटेड नहीं करते, इलेक्टेड करते हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में स्टेट के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसकी रीजनिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देते हैं कि प्रेसिडेंट जो हैं उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो सेंटर एंड स्टेट दोनों तक एक्सटेंड होती है। प्रेसिडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, इसलिए उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेंटर स्टेट दोनों तक एक्सटेंड होते हैं। इसकी वजह से स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होना उसमें मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का एक्सटेंशन स्टेट तक भी जाता है। तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट होना बनता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि प्रेसिडेंट यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यूनियन ऑफ इंडिया में जो इंडियन यूनियन है वो यूनियन ऑफ द स्टेट है अपने आप में। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका जो मुख्य रोल है वो राज्यसभा यानी कि अपर हाउस के चेयरमैन का रोल है। वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द राज्यसभा। ऐसे में नीड नहीं है कि स्टेट्स उनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्टेट्स तक तो एक्सटेंड होती ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ पार्लियामेंट के अपर हाउस यानी कि काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स को चेयर करना है, तो वो तो चेयरमैन है सिंपली, और राज्यसभा के मेंबर तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं उनके इलेक्शन में, फिर स्टेट्स के मेंबर क्यों पार्टिसिपेट करें। और अगर वो प्रेसिडेंट का रोल अज्यूम कर भी रहे हैं तो वो टेम्परेरीली करते हैं, सिर्फ जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो गया तो टेम्परेरीली करते हैं, टेम्परेरी पीरियड के लिए करते हैं, और वो भी मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें राज्यों को शामिल करने की अनिवार्यता नहीं है। ये 2 कंक्लूजन्स निकल करके आई जब हमने ये स्टेटमेंट को पढ़ा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका अगला आता है क्वालिफिकेशन क्या होती है। लगभग सारी क्वालिफिकेशन वही है जो प्रेसिडेंट की है, बस एक ग्राउंड है, प्रेसिडेंट लोकसभा के मेंबर बनने योग्य होने चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर बनने योग्य होने चाहिए। इन्हें उपराष्ट्रपति कहते हैं ना, तो ये राज्यसभा के मेंबर बनने के योग्य होने चाहिए, क्योंकि इन्हें राज्यसभा को चेयर करना है। आई बात समझ में। तो वाइस प्रेसिडेंट इंडियन सिटीजन हो, पहली क्वालिफिकेशन। वाइस प्रेसिडेंट 35 ईयर एज के हों, दूसरी क्वालिफिकेशन। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर बनने के योग्य हों, तीसरी क्वालिफिकेशन। वाइस प्रेसिडेंट किसी तरह का कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते ना हो। इसमें प्रेसिडेंट का दफ्तर, वाइस प्रेसिडेंट का खुद का दफ्तर, अगर कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट है, दोबारा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आ रहा है, तो प्रेसिडेंट का दफ्तर, वाइस प्रेसिडेंट का खुद का दफ्तर, प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर, मिनिस्टर्स, राज्यों के गवर्नर, ये सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखे गए हैं। तो अगर वो इनमें से बिलोंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं आ जाती है। ठीक है, इन दफ्तरों को होल्ड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डेफिनेशन से बाहर रखा है। बट इनके अलावा आप सेंटर में, स्टेट में या लोकल गवर्नमेंट्स में कहीं पर भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। ये आपकी एलिजिबिलिटी को लाइव क्वालिफिकेशन है। ओके, ये मैंने प्रेसिडेंट के चैप्टर में विस्तार से समझाया ही हुआ है। तो ये क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, फिर आप क्वालिफाई करते हैं, आप आइए, चुनाव लड़िए, जीत जाइए, वाइस प्रेसिडेंट बन जाइए। किसी को कोई डाउट इस पर, किसी को कोई परेशानी इस पर? लॉजिक्स, डेमोक्रेसी वाले रीजनिंग सारे मैंने पहले समझा दिए प्रेसिडेंट के चैप्टर में, सारा कंसेप्ट वहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है ना। ओके, अब वो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओथ और अफर्मेशन। ओथ क्या लेते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस अज्यूम करने से पहले ओथ लेनी पड़ेगी ना। इसका भी तर्क राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ा दिया गया था कि शपथ ग्रहण करेंगे तभी दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे, तो शपथ ग्रहण करना ज़रूरी होता है। ओथ सेरेमनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पुराने ज़माने में राजा का राज्य से अभिषेक होता था ना, है ना, कोरोनेशन सेरेमनी, उस तरह से ओथ सेरेमनी इनकी बहुत ज़रूरी है। ओथ और अफर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इनकी प्रेसिडेंट से ओथ अलग है।
प्रेसिडेंट से इनकी ओथ अलग है, क्योंकि प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां बहुत अलग हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सिंबल हैं यूनिटी का, इंटीग्रिटी का, सॉलिडरिटी का, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशन को, स्टेट को, वो हेड ऑफ द स्टेट है। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ हमसे अलग हो जाती है। वो कौन सी ओथ है? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि इन्हें राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर रोल प्ले करना है, उसके तहत जो संविधान ने इनको दायित्व दिए हैं, इनको उन्हीं की पूर्ति करनी है। तो इन्हें सच्ची निष्ठा रखनी है देश के संविधान के प्रति, ठीक है। देश की सच्ची, इनको सच्ची निष्ठा और स्वामी भक्ति रखनी है किसके प्रति? देश के संविधान के प्रति। तो टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये यही कहते हैं कि मैं सच्ची निष्ठा और स्वामी भक्ति रखूंगा देश के संविधान के प्रति, उसके तहत जो भी जिम्मेदारियां मुझे दी हैं मैं काम करूंगा। और दूसरा, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, जो भी इनका ऑफिस है उसकी फेथफुली ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करें। प्रेसिडेंट की ओथ इससे अलग थी, ओके। अब इनकी ओथ को एडमिनिस्टर कौन करता है? तो इनकी ओथ खुद प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं ना। इनकी ओथ और अफर्मेशन को कौन एडमिनिस्टर करता है? या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड कोई पर्सन। जो भी प्रेसिडेंट ने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पर जिस पर्सन को अपॉइंट किया है वो करता है। तो प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी मिली है कि वो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को एडमिनिस्टर करें। प्रेसिडेंट अपनी इस अथॉरिटी यानी कि इस बिहाफ पे किसी की ड्यूटी लगाते हैं तो फिर वो करेगा, ओके। क्विक, आई बात समझ में? ये बात क्लियर? प्रेसिडेंट को ओथ और अफर्मेशन कौन एडमिनिस्टर करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। ये बात क्लियर? लेकिन यहाँ पर कौन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के केस में? प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं। इनकी कंडीशंस ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो वो क्या है? देखिए, प्रेसिडेंट की कंडीशन ऑफ ऑफिस काफ़ी सारी थी, हमने पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से। इनकी कंडीशन ऑफ ऑफिस दो ही हैं। पहले, शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, यानी कि जब ये इलेक्ट कर जाएंगे एज अ वाइस प्रेसिडेंट, चुने गए, तो उसके बाद इनके पास अगर कोई सदस्यता है, या तो ये राज्यसभा के मेंबर हैं या लोकसभा के मेंबर हैं या राज्य में विधानसभा के मेंबर हैं या विधान परिषद के मेंबर हैं, कहीं पर भी हैं, इनको वो सदस्यता छोड़नी पड़ेगी जब ये इलेक्ट कर जाएंगे, ओके। चुनाव हुआ, डिसाइड हो गया, ये विक्टोरियस हुए, उसी समय इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी किसी भी हाउस में। तो ये किसी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन्हें नॉन पार्टीजन रोल प्ले करना है ना। एज अ वाइस प्रेसिडेंट जब ये चेयरमैन की पोजीशन पर बैठ गए हैं वहाँ पर राज्यसभा में, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये नॉन पार्टीजन एटीट्यूड रखेंगे। ऐसे में सदस्यता तो भंग होनी है ना किसी भी हाउस की, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करना है ना इनको। आई बात समझ में? क्योंकि ये देश के उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें देश को रिप्रेजेंट करना है ना, यहाँ पर इन्हें देश के सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करना है, पार्टी सिस्टम को नहीं। तो इसलिए सदस्यता चली जाती है। और ये कोई अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, वो है वाइस प्रेसिडेंट का, जिसे हमने ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के दायरे से बाहर कर दिया है। इसके अलावा ये कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे, करेंगे तो खत्म, कहानी खत्म, इनको नहीं रहने दिया जाएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ओके। तो पहला तो ये शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस, और दूसरा ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई? ये इनकी ऑफिस की कंडीशंस हैं। टर्म ऑफ ऑफिस, 5 साल के लिए इनकी ऑफिस का टर्म होता है, ये 5 ईयर के लिए होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये 5 ईयर से पहले निकाले नहीं जा सकते। जो नेचुरल टर्म है वो 5 ईयर का है। 5 ईयर से पहले या तो ये खुद अपना रेजिग्नेशन दे दें तो भी चले जाएंगे। 5 ईयर से पहले मान लीजिए कि किसी तरह से इनका ऑफिस वेकेंट हो गया, डेथ हो गई, तो भी ये चले जाएंगे। 5 ईयर से पहले मान लीजिए कि इनके इलेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो भी इन्हें जाना पड़ेगा। और 5 ईयर से पहले मान लीजिए कि इनको ऑफिस से वैसे ही निकाल दिया गया, तो भी ये चले जाएंगे। मैंने यहाँ पे इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया, ध्यान से समझें। तो एक तो इनका नेचुरल टेन्योर 5 ईयर का पूरा हो रहा है, उसके अलावा 5 ईयर के पहले भी चाह सकते हैं अगर ये रेजिग्नेशन दे दे, अगर इनके इलेक्शंस वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएँ, अगर ये पाया जाए कि ये इलेक्शंस के लिए इनएलिजिबल थे, इन्होंने गलत क्वालिफिकेशंस गलत प्रूव की थी, तो ये सारी ग्राउंड्स पर इनको निकाला जा सकता है। या फिर डेथ हो जाती है, अकस्मात कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, और या फिर इन्हें निकाला जाए वाया पार्लियामेंट में वाया राज्यसभा। इन परिस्थितियों में इनका ऑफिस 5 साल से पहले भी खत्म हो जाता है। वैसे इनका टेन्योर कितना होता है? 5 साल का होता है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझने योग्य है कि इनके लिए मैंने नोट करके लिखा यहाँ पर, प्रेसिडेंट को अगर निकालना है तो फिर उसके लिए एक प्रॉपर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, और उसके लिए ग्राउंड भी मेंशन की गई है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस प्रेसिडेंट का बहुत रिजिड है, यानी कि दोनों हाउसेज में जो दोनों हाउसेज की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 मेजॉरिटी, दोनों हाउसेज की जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल सीट्स हैं जितनी,
उस समय में कितने लोग प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं वो नहीं, एक्चुअल में उस हाउस की सीट्स कितनी है टोटल, उसका 2/3, और वो भी होगा तो सुनवाई भी होगी। मतलब किसी राज्यसभा में प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है तो लोकसभा में गया है तो सुनवाई वहाँ पर की जाएगी उनकी प्रॉपर, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, उनका काउंसिल प्रेजेंट होगा, सारा कुछ। इट इज़ अ कॉसी जुडिशियल प्रोसीजर जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन के आधार पर। हाँ, ये कहीं मेंशन नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का मतलब क्या है, लेकिन अगर आप वाइस प्रेसिडेंट में आए तो अच्छे से समझें, ध्यान से अच्छे से समझें कि इनके लिए कोई इम्पीचमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि ये तो राज्यसभा के चेयरमैन का रोल प्ले कर रहे हैं ना। तो जब राज्यसभा के चेयरमैन का रोल प्ले कर रहे हैं तो इनकी रेलेवेंस उसी हाउस से है, राज्यसभा से ही है, इसलिए इनको इतने रिजिड प्रोसेस के थ्रू इम्पीच होने की नीड नहीं है। तो इनका फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसीजर इज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने नोट में लिखा है अ फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल। कभी गलती से भी ये नहीं कह देना कि वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये बात समझ में आई? किसी तरह की कोई टेंशन? और क्या होता है, ये क्या लिखा है? डायमंड लग रहा था, मुझे लगा मैंने डायमंड लिखा है, आपको भी ऐसा लगा? ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं इजिप्ट सोसाइटी की तरह लिखता हूँ, बट इतना तो नहीं लिखना चाहिए कि मुझे अपने प्रेजेंट फॉर्म में ये समझना। अच्छा, क्या बाल आ रहे हैं माथे पे? क्या बात है यार, तो तुम लोग इतने दीवाने बने रहते हो, साले बता देते हो सब कुछ, कभी कुछ लगा हो चेहरे पे या कभी बाल हैं ये तो क्या करें। इसको समझो जरा गौरी, इस रूप में इसको समझो। देखो, इन्हें रिमूव किया जाता है, रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास करके रिमूव कर दिए जाएंगे, क्योंकि इनका सरोकार किससे था गौरी? जरा डूब जाओ पढ़ाई में। इनका सरोकार किससे था? राज्यसभा से। ये राज्यसभा के चेयरमैन का रोल प्ले कर रहे थे, तो इनका सरोकार किससे था? ये बच्ची को देखो कितनी एक्टिव बैठी रहती है एकदम। और इसकी वजह से रेजोल्यूशन भी कौन से हाउस में पास होगा? कौन सी मेजोरिटी से पास होगा? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी कौन सी होती है? जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है उसकी, उस हाउस की, उसकी बस मेजोरिटी। मतलब टोटल स्ट्रेंथ अगर 5 है तो मेजोरिटी 251। ये स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। ओके, दैट्स इट। तो दो चीज़ें प्रेसिडेंट से भिन्न हो गई। एक तो प्रेसिडेंट का होता है इम्पीचमेंट, तो दोनों हाउसेज में टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भिन्न कर गए, वाइस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट नहीं होती भैया, जरूरत ही नहीं है। तो इनकी कैसे निकाला होगा? फिर इनका निकाला होगा, इनको राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होगा। और राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास कैसे होगा? 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी कि 500 का हाउस है तो 250, 251। और इसके लिए क्या कोई ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है? नो ग्राउंड मेंशन्ड। किस ग्राउंड पे वाइस प्रेसिडेंट का निकाला होगा, ऐसी कोई ग्राउंड मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये समझ लो अब इस बात को। ओके, नो ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये क्या लिखा है? 14 डेज का एडवांस नोटिस इनको देना पड़ेगा। ऐसा रेजोल्यूशन प्रेजेंट करने से पहले आपको, ऐसा रेजोल्यूशन मूव करने से पहले आपको इन्हें 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। राज्यसभा में जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हो जाएगा, इसे अबाइड, अगर इसे वहां पर कंफर्म कर दे लोकसभा, तो ये रेजोल्यूशन पास्ड माना जाता है। आई बात समझ में? तो ऐसी लाइन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसके लिए यूज की जाती है कि रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा एंड अबाइड बाय द लोकसभा। आगे बात समझ? कोई ग्राउंड मेंशन है नहीं। कितने दिन का नोटिस देना मैंडेटरी है? 14 डेज का प्रायर एडवांस नोटिस देना जरूरी है उपराष्ट्रपति को, और फिर वो रेजोल्यूशन होगा। और 14 डेज का एडवांस नोटिस देना क्यों जरूरी है? वो अपना पक्ष वहां पर रख पाएंगे। आई बात समझ में? वो अपना पक्ष वहां पर रख पाएंगे। बात क्लियर हुई? क्या कोई इम्पीचमेंट है? नहीं, कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसीजर गिवन नहीं है, इज रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये हो गई इनकी टेन्योर और टर्म ऑफ ऑफिस। वैकेंसी, वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है मैंने अभी बताया। एक तो ये आप कर दीजिए, इनका रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल पास कर दीजिए राज्यसभा में। दूसरा, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो ये रेजिग्नेशन कभी भी दे सकते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन किसको जाता है? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन किसको जाएगा? प्रेसिडेंट को। तो रेजिग्नेशन दे दिया तो ऑफिस खाली हो गया इनका। आई बात समझ में? सेकंड, इन डेथ हो गई तो ऑफिस खाली हो गया, वो तो होना ही होना, ऑब्वियस सी बात है। और तीसरा, इनका रिमूवल रेजोल्यूशन पास हो गया, ऑफिस खाली हो गया। चौथा, इनके इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए, ऑफिस खाली हो गया। मान लीजिए इनके इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए और उस समय फिर इनका ऑफिस खाली हो जाएगा,
तो इनके इलेक्शन को, वो तो आगे आने वाला पॉइंट था, क्यों मैं इतना बढ़ा जाता हूँ। ये बातें समझ आई, इस ग्राउंड पे इनकी वैकेंसी क्रिएट होगी। ओके, अब जब इनकी वैकेंसी क्रिएट होती, रूल क्या है, अगर तो इनका टेन्योर नेचुरली 5 ईयर का पूरा होने जा रहा है तो ये फिर गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो ऑफिस वेकेंट होने से पहले पहले ही इनकी ऑफिस को फिल करेंगे। गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये वे ऑफिस वेकेंट होने से पहले पहले इनके ऑफिस को फिल करेंगे। यानी कि जब इनका टेन्योर पूरा होने जा रहा है 5 साल का, उससे पहले ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाएंगे, ताकि ऑफिस कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी खाली इस सेंस में नहीं रहना चाहिए। ओके, और अगर मान लीजिए कि इमीडिएटली इनका ऑफिस खाली हो जाता है, सपोज कीजिए कि इमीडिएटली इनका ऑफिस खाली हो गया ड्यू टू रेजिग्नेशन, ड्यू टू रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, ड्यू टू डेथ और ड्यू टू डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि इनके इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो गए, तो फिर ये जो रोल है, तो ये तो रोल प्ले करते हैं चेयरमैन का, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो फिर जब ये नहीं रहेंगे तो फिर राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन वहाँ पर चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे। आई बात समझ में। तो जब इनका ऑफिस वेकेंट होगा तो चेयरमैन का रोल तो ये नहीं प्ले कर पाएंगे, तो चेयरमैन का रोल प्ले करने के लिए ऑलवेज डिप्टी चेयरमैन तो होते ही हैं, तो डिप्टी चेयरमैन रोल प्ले करेंगे चेयरमैन का। ओके, तो अगर ऐसे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आ जाए ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल और इलेक्शन वॉइड, तो फिर प्रेसिडेंट के समय में हमने क्या देखा था कि मैक्सिमम गवर्नमेंट को 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट में ऐसी कोई लाइन नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट में ऐसी कोई लाइन नहीं है। क्या लाइन है, एज सून एज पॉसिबल। इस बात को नोट डाउन कर लें, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। बट 6 महीने वाली ऑब्लिगेशन नहीं लगाई गई है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैकेंसी का सिस्टम क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ें। और क्या लिखा है मैंने, हाँ चले आगे है इलेक्शन डिस्प्यूट्स। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए चुनाव के किसी भी मामले में इलेक्शन डिस्प्यूट रेज हो सकता है। किसी को कोई डाउट हो सकता है कि चुनाव में धांधली हुई या चुनाव सही प्रक्रिया की पालना करके नहीं हुआ, इस तरह का कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट है तो उसे सिर्फ और सिर्फ कौन सुनने की क्षमता रखता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड नहीं डिक्लेयर होगा अगर वो चैलेंज इस ग्राउंड पे है कि इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी थी, मतलब कुछ लोग एब्सेंट थे, इस ग्राउंड पर इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर नहीं होंगे। समझ आई बात। इलेक्शन तथ्यों के आधार पे होंगे, अगर कुछ फैक्ट इनकरेक्ट दिए गए हैं या चुनावी प्रक्रिया में कोई प्रक्रिया सही फॉलो नहीं की गई। लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज की जितनी ओरिजिनल सीट्स बनती हैं उसमें से कुछ लोग मेंबर्स एब्सेंट हैं, इस बेस पे आप कहें कि इसे वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए, नहीं होगा। आई बात समझ में। और अगर किसी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए हैं तो वो फिर प्रेसिडेंट कही जा रहा हूँ मैं बार बार, पहले भी कह दिया था, अगर किसी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए गए कि वो वॉइड हैं तो उनको अपना दफ्तर तो छोड़ना है, लेकिन जितने दिन तक वो दफ्तर में थे तब तक के उनके किए गए सभी कामकाज, एक्ट और एक्शंस एज इट इज़ इंटैक्ट बने रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, उनके द्वारा किए गए कामकाज बने रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गई कहानी। इसके अलावा आ जाती है पावर एंड फंक्शंस। इनके पावर एंड फंक्शंस क्या हैं, देखिए सबसे पहली बात, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, मतलब हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा के चेयरमैन कंसिडर होते हैं। ओके, तो राज्यसभा में आप चेयरमैन के इलेक्शंस नहीं, चेयरमैन नहीं चुनते। जैसे लोकसभा के लिए आपको स्पीकर चुनना पड़ता है ना, राज्यसभा के लिए चेयरमैन चुनना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे देश के उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियली ही चेयरमैन है राज्यसभा के। ओके, सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, चेयरमैन राज्यसभा के होते हुए इनके पास वो सभी शक्तियां होती हैं जो लोकसभा के स्पीकर के पास हुआ करती हैं। आई बात समझ में। और जब ये चेयरमैन के तौर पर रोल प्ले करते हैं, इसी तरह से राज्यसभा के द्वारा एक मेंबर को डिप्टी चेयरमैन के तौर पर भी चुना जाता है, जो इनके चेयरमैन की पोजीशन पर ना रहने पर चेयरमैन का रोल प्ले करता है। आई बात समझ में, बस दैट इज़। लोकसभा के स्पीकर के मुकाबले कुछ शक्तियाँ इनके पास कम होती हैं, वो हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे जब वो चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग को चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा प्रिसाइड नहीं करते, स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड करते हैं। आई बात समझ में। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, इनका मेन रोल ही है। वाइस प्रेसिडेंट का मेन रोल क्या है, चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन बने रहना।
और या फिर अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट पड़ गया है ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट या फिर इलेक्शन वॉइड करती है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये ऑफिस होल्ड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक, क्योंकि उसके भीतर भीतर तो फिर इलेक्शन कराने हैं। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेली ये ऑफिस होल्ड करेंगे। तो ये कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे उस समय में, इन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट का दर्जा मिलेगा। और दूसरा, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हैं या इल हैं, बीमार हैं या फिर एब्सेंट हैं, गायब कहने लगा, छुट्टी पे हैं, कहीं और हैं, अपने दफ्तर से एब्सेंट हैं, तब ये प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठेंगे। तो शब्द कैसे यूज, गायब है। चले अगला, अगली पावर एंड फंक्शन, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। मैंने अभी ये बताया, जब उनका रेजिग्नेशन हो जाए, जब उनकी डेथ हो जाए, डिमाइस हो जाए, जब उनका इम्पीचमेंट हो जाए, या जब वो इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए, इन चारों परिस्थितियों में ये प्रेसिडेंट के तौर पर रोल प्ले करते हैं। और या फिर अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है, इलनेस है, तो उस परिस्थिति में भी ये रोल प्ले करते हैं। जैसे ध्यान से देखें, कौन से प्रेसिडेंट्स हैं अब तक के जो ऑफिस में डेथ हुए हैं। ऑफिस में डेथ मतलब ऑफिस के अंदर नहीं, ऑफिस होल्ड करते हुए, मतलब वो अभी राष्ट्रपति थे तब उनकी डेथ हो गई। अब आप कहेंगे कि उनकी लाश ऑफिस से मिली है सर, ऐसा नहीं है। कई बार किताबें पढ़ते हुए ऐसा हो जाता है ना कि ये ड्यूरिंग ऑफिस इनकी डेथ हुई, ऑफिस मतलब कि कार्यकाल में रहते हुए इनकी डेथ हुई। तो वो थे डॉक्टर ज़कीर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये नाम याद रखें, डॉक्टर ज़कीर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। अभी उन्होंने बालों से क्या अभी जूं निकाली, क्या किया? अभी आपने ऐसे नहीं किया, पर ये सिंबल पंजाब में कुछ और ही है ना बेटा। तो डॉक्टर ज़कीर हुसैन एंड फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये ड्यूरिंग देयर ऑफिस, यानी कि कार्यकाल के दौरान इनकी डिमाइस हुआ है। डेथ, डेथ वर्ड कैसा अजीब सा नहीं लगता, डेथ डेथ स्वर्गवास ही कह देते हैं, इनका हुआ है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते ना, क्योंकि जैसे ये मुस्लिम है, ये थोड़ी ना, इनका थोड़ा स्वर्गवास, ये नहीं मानते उस पद्धति में, तो इसलिए डेथ ही वर्ड ठीक है फिर। लेकिन तो जैसे उस समय में फिर डॉक्टर ज़कीर हुसैन की जगह पे उस समय के वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया। डॉक्टर ज़कीर हुसैन के समय वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने, और इसी तरह से फ़खरुद्दीन अली अहमद के समय में बीडी जट्टी, बीडी जट्टी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल किया। नाम बड़े पहले बंदे मतलब डरते डरते नहीं देखे थे, कहते ये कास्ट क्लैन सब उभर के आएगा, बीडी जट्टी। आई बात समझ में? तो डॉक्टर ज़कीर हुसैन के समय में वीवी गिरी और फ़खरुद्दीन अली अहमद के समय बीडी जट्टी। ये क्लियर हो गया कि ये प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि फिर इतने में तो चुनाव ही हो जाएगा। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन, अगर प्रेसिडेंट का समय अगर 5 साल का पूरा हो रहा है और अभी तक इलेक्शन किसी वजह से नहीं कंडक्ट कराए जा सके, फिर प्रेसिडेंट ही अपना ऑफिस होल्ड करेंगे इंटररेगनम की परिस्थिति को बचाने के लिए। इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट का नेचुरल टेन्योर 5 ईयर का पूरा हो रहा है, लेकिन किसी कारणवश अभी चुनाव नहीं कराए जा सके, तो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा इलेक्शन के तहत नया वाइस प्रेसिडेंट चुन के आने तक। इंटररेगनम की परिस्थिति यहाँ पर भी हम उनको बचानी है। ओके, तो टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा 5 ईयर से, हो जाएगा अगर नेचुरली टेन्योर पूरा हो रहा है और अभी तक नए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं हुए तो कर जाएंगे। अदरवाइज 5 साल से पहले भी ख़त्म हो जाएंगे। वो 4 परिस्थितियां मैंने बता दी। और 5 साल से पहले होने पर मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट 5 साल से पहले रिज़ाइन कर गए, या डेथ हो गई, या फिर रेजोल्यूशन से रिमूव कर दिए गए, या फिर इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए, तो उनकी जगह जो नए वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाएंगे वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, पूरे 5 वर्ष के लिए किए जाएंगे। बचे हुए कार्यकाल के लिए 5 वर्ष के लिए, यानी कि ऐसा नहीं होता कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो फिर 2.5 साल पहले वाले वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, कि अब जो नए वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पर आएंगे वो सिर्फ बचे हुए 2.5 साल के लिए रहेंगे। नहीं, वो अपने पूरे 5 ईयर के लिए रहेंगे, कंप्लीट टर्म पूरा करेंगे वो अपना। ऐसा ही प्रेसिडेंट में केस में भी होता है। अगर इन बिटवीन प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर जाएँ, डेथ हो जाए, या फिर किसी तरह से इम्पीचमेंट हो जाए, या उनके इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएँ, तो वो 3 साल पूरे कर गए हैं और 2 साल बचे हैं, तो नए प्रेसिडेंट जो चुनाव होकर आएंगे वो सिर्फ 2 साल के लिए नहीं, पूरे कंप्लीट टेन्योर के लिए आएंगे, कंप्लीट 5 ईयर के लिए आएंगे। ऐसा ही वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी होता है। आई बात समझ में? और टेन्योर पूरा होने से पहले पहले ही सरकारें आमतौर पर चुनाव करा ही लेती हैं, ताकि 5 साल पूरा होने पे ये राष्ट्रपति और वो राष्ट्रपति चले जाएं, नए आ जाएं। नहीं अगर आप करा पा रहे हैं तो फिर टेन्योर नेचुरली पूरा हो रहा है तो ऑफिस नहीं वेकेंट करते हैं, ना वाइस प्रेसिडेंट ना प्रेसिडेंट, वो नया आने पे ही करते हैं। ओके, इंडियन एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट में अंतर देखें। मैंने अभी आपको बताया था कि इंडियन प्रेसिडेंट अमेरिकन
इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, एक तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट क्या है, तुम लोग कितना परेशान हो रहे हो ना। इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में अंतर देखें, क्या अंतर हमें नज़र आता है। वैसे मैंने कहा था कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस मॉडल्ड है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पे, और हमने बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे हमारे इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक इसी तरह से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी चेयरमैन होते हैं उनकी कांग्रेस के अपर हाउस के, दैट इज़ द सीनेट। तो उनके वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ की सीनेट के चेयरमैन होते हैं, तो इस वजह से ये सिमिलैरिटी हमें नज़र आ रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, इनमें डिफरेंसेस भी बहुत से हैं। अमेरिका में क्या होता है कि अगर वहाँ के प्रेसिडेंट किसी कारणवश, किसी रीज़न के तहत किसी लेवल पर ऑफिस रिज़ाइन कर गए, या मान लीजिए कि वो डेथ कर गए, या उनका इम्पीचमेंट हो गया, या उनके इलेक्शन वाइड हो गए, कुछ भी है, उनका ऑफिस अगर वेकेंट हो गया, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली ही प्रेसिडेंट की पोजीशन अज्यूम कर जाते हैं परमानेंटली, और वो बाकी के बचे हुए अनएक्सपायर्ड टर्म तक प्रेसिडेंट रहेंगे। फिर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बन, प्रेसिडेंट की पोजीशन परमानेंटली ऑक्यूपाई नहीं कर जाते, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, कि वो प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। ऐसे में वो बची हुई अनएक्सपायर्ड टर्म तक के लिए प्रेसिडेंट नहीं होते। मैक्सिमम लेंथ उनकी प्रेसिडेंट रहने की 6 महीने ही हो सकती है, क्योंकि फिर केंद्र सरकार बाउंड है 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने के लिए, तो फिर बाकी प्रेसिडेंट फिर से आ जाएंगे। मान लीजिए कि 2 साल अभी प्रेसिडेंट के टेन्योर को हुए थे इंडिया में, और वहाँ पर फिर क्या हो जाएगा कि उनकी मान लीजिए डेथ हो गई, उनका ऑफिस वैकेंट हो गया, तो वाइस प्रेसिडेंट अब इमीडिएटली प्रेसिडेंट का रोल प्ले करना शुरू कर देंगे, तो ये प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करने लगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट। मान लीजिए 2 महीने में ही सरकार ने चुनाव करवा दिए और फिर नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे, तो ये वाइस प्रेसिडेंट को वापस से वाइस प्रेसिडेंट बनना है, समझ आई। और किसी कारणवश समय जाता जा रहा, जाता लास्ट टू लास्ट 6 महीने के अंदर अंदर फिर चुनाव होंगे, और 2 साल तो वो पहले वाले ही प्रेसिडेंट रह गए थे, 6 महीने आगे और बीत गए, 2.5 साल बीत गए, तो 6 महीने ये ज़्यादा से ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रह सकते हैं, फिर अपनी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे ही आना है, और नया प्रेसिडेंट नियुक्त होगा जो फिर नए 5 साल के लिए बनेगा, बचे हुए 2.5 साल के लिए नहीं। लेकिन अगर यही केस अमेरिका में हो, मान लीजिए कि 2 साल अमेरिकन प्रेसिडेंट को हुए हैं और उनकी डेथ हो गई, तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट की पोजीशन धारण कर जाएंगे, और वो बची हुई 2 साल की टेन्योर, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल का है ना, तो वो वहाँ के बचे हुए 2 साल के टेन्योर तक फिर प्रेसिडेंट रहेंगे। अनएक्सपायर्ड टर्म का जितना भी समय अब है वो तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं होंगे, वो अपग्रेड हो जाएंगे प्रेसिडेंट के लेवल पे। लेकिन हमारे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट अपग्रेड नहीं होते प्रेसिडेंट की पोजीशन पे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आई बात समझ में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर रह सकते हैं तो 6 महीने के लिए ही रह सकते हैं। ये एक अंतर हमने देखा इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बीच में। तो ये तो ज़बरदस्त अंतर है इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का। ओके, तो इसी से ये क्लैरिटी होती है कि भारत में वाइस प्रेसिडेंट के पास उतने बड़े दायित्व और जिम्मेदारियां अभी संविधान के तहत उन्हें नहीं दी गई हैं, इसलिए उन्हें हिज हाइनेस कहने से पहले उनके बीच में एक वर्ड लगा दिया जाता है, हिज सुपरफ्लॉज हाइनेस, हिज सुपरफ्लॉज हाइनेस। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स अगर आप देखें तो उन्हें डेलीकेट नहीं किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर चेयरमैन है राज्यसभा के तो, अगर प्रेसिडेंट के तौर पे बिहेव कर रहे हैं तो, बीइंग वाइस प्रेसिडेंट उतने बड़े रोल्स नहीं है। ओके, अब आती है बात कि इनकी एमोल्यूमेंट्स और सैलरीज कितनी होगी। वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स नहीं होते, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को कभी वाइस प्रेसिडेंट रह के काम करना ही नहीं है ना। वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो जो भी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा के चेयरमैन की कोई सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस डिसाइड नहीं किए हुए, ठीक है। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के द्वारा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी पीछे इन्हांस कर दी गई थी। तो जो भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी है, पर्क्स हैं, अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स हैं, वो सारे चेयरमैन के तौर पर भोगेंगे देश के उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो एक ऑफिशियल चेयरमैन है। ओके, और अगर वो जितने दिनों के लिए भी, मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है या इल हैं, जैसे 1960 का केस है और देश के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूएसएसआर गए थे 15 दिन के लिए, फिर उतने समय के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, पहले उनका ऑफिस एब्सेंट था, वो ऑफिस से एब्सेंट थे, तो उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया। फिर बाद में 1961 जुलाई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार पड़ गए, इल हो गए, तब भी फिर
एस राधाकृष्णन ने उनका दफ्तर संभाला, क्योंकि वही वाइस प्रेसिडेंट थे, एक बारी एब्सेंट के केस में, एक बारी इलनेस के केस में। और अगर किसी की डेथ हो गई, किसी का रिमूवल, किसी का इम्पीचमेंट हो गया, किसी का रेजिग्नेशन हो गया, या किसी के इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 महीने तक ही प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो जब जितने दिनों के लिए भी ये प्रेसिडेंट का रोल अज्यूम करेंगे, उस समय सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, एमोलूमेंट सारे इन्हें प्रेसिडेंट वाले मिलेंगे। जब राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो चेयरमैन वाले पर्क, सैलरी, अलाउंसेस, और जब प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट वाले सैलरी, अलाउंसेस। तो इनकी खुद की सैलरी, अलाउंसेस तो होती ही नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि इन्हें ऑलवेज या तो चेयरमैन बने रहना है या राष्ट्रपति बनना है। और जो इनकी सैलरी, पर्क्स एंड अलाउंसेस चेयरमैन वाली होंगी, जब ये राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे, इन्हें तब राष्ट्रपति वाली पर्क्स, सैलरी, अलाउंसेस सब कुछ मिलेगा ना। तो क्या उस समय में ये चेयरमैन वाली सैलरी, पर्क्स और अलाउंसेस भोग सकते हैं? नहीं। बट ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उस समय डिप्टी चेयरमैन का रोल प्ले कर रहे हैं ना। तो उस समय जब ये चेयरमैन ही नहीं है तो चेयरमैन वाली सैलरी, पर्क्स और अलाउंसेस कैसे भोग लेंगे? तब तो राष्ट्रपति वाली भोग रहे हैं। कहानी क्लियर हुई? यही थे भारत के उपराष्ट्रपति। कंसेप्ट सारे क्लियर? 2 पॉइंट अब आपको और एक्स्ट्रा नोट करने हैं, जैसे वो पॉइंट थोड़ा स्किप कर गया। देखिए, प्रेसिडेंट के समय में आपको पता था ना कि उनका नेम प्रपोज करना पड़ता है ना। तो उसमें अजय क्या होता है कि 50 इलेक्टोर्स जो होते हैं वो प्रपोज करने वाले होते हैं, प्रपोजर्स, और जो 50 इलेक्टोर्स होते हैं वो सेकेंडर्स होते हैं। इनके समय में क्या होते हैं, 20 इलेक्टोर्स जो हैं वो प्रपोज करते हैं और 20 इलेक्टोर्स उसे सपोर्ट करते हैं सेकेंडर के तौर पर। और जैसे प्रेसिडेंट के चुनाव के समय में ज़मानत देनी पड़ती है, इनके समय में भी एक कस्टडी देनी पड़ती है, एक बॉन्ड देना पड़ता है, उसे ज़मानत कहते हैं अपन। ठीक है, चुनाव आप वैसे लोकसभा की, विधानसभा के भी चुनाव लड़िए, ज़मानत वहाँ पर भरी जाती है। कई बार इतनी भी सीट्स नहीं मिलती कि इतनी भी वोट्स नहीं मिलती कि ज़मानतें जब्त हो जाती। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट कितनी भी बार री इलेक्ट हो सकते हैं, इस पर कोई अंकुश नहीं है। एनी नंबर ऑफ टाइम आप री इलेक्ट हो सकते हैं। इंडिया के प्रेसिडेंट की तरह प्रेसिडेंट भी हमारी कंट्री के एनी नंबर ऑफ टाइम री इलेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर यहाँ पर पूरी तरह से हुआ समाप्त। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो गए। अगले लेक्चर के लिए धन्यवाद।